हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, और साथ ही साथ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालेंगे हम पोलर फॉर्म की हेल्प से। तो सबसे पहले पोलर फॉर्म समझते हैं। तो मैंने जैसे तुम्हें कहा था कि हमने बेसिक से चलना है, हमने कम से कम थ्योरी करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो शुरू करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो जिन बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, और कमेंट्स भी भेजते रहो ताकि मुझे पता लगता रहे तुम कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले पोलर फॉर्म हम करेंगे। तो पोलर फॉर्म को करने से पहले हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। हाँ जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो है कार्टेशियन फॉर्म और दूसरी है पोलर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे? कार्टेशियन फॉर्म सिंपली हम x प्लस आइटा वाई, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे x कोमा वाई से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे y एक्सिस और x एक्सिस बनाता हूँ, x एक्सिस और ये हमारी है y एक्सिस, तो मान लो ये डिस्टेंस x है और ये y है, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा? x कोमा वाई। तो x कोमा वाई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? x प्लस आइटा वाई को। ठीक है, अब पोलर फॉर्म में क्या होगा कि z जो है इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा r कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो इसमें हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये r क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब मोड ऑफ z। और थीटा क्या होगा? इसका आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि मान लो यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आइटा वाई, ठीक है, और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से मान लो ये हमें दे रखा है r दे रखा है। ठीक है, या तो r लिख सकते हैं या फिर इसको मोड ऑफ z लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, और इसका एंगल यानी कि आर्गुमेंट दे रखा है विद द पॉजिटिव x एक्सिस, तो वो थीटा है। तो इस नंबर को यानी कि x प्लस आइटा वाई को हम कैसे लिखेंगे? इस फॉर्म में लिखेंगे r कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास मोड ऑफ z मान लो 2 है और थीटा हमारे पास पाई बाय 4 है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ पे मान लो कोई नंबर है, यहाँ पे इसका मॉडुलस 2 है यानी कि डिस्टेंस 2 है और एंगल कितना है? ये पाई बाय 4, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर होगा। सिमिलरली अगर मोड ऑफ z मान लो हमारे पास 1 है और थीटा 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 का मतलब 135 डिग्री, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पर पहुँच जाएगा आपकी बार? तो 90 से ज़्यादा एंगल हो गया तो यहाँ पर कहीं हो जाएगा वो एंगल। तो डिस्टेंस अब की बार 1 और एंगल कितना हो जाएगा इसका? 135 डिग्री यानी कि 3 पाई बाय 4। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो यानी कि जेड हमने देखा कि जेड को हम इस पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जेड आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर लूँ, एक z1 वो है r कोस थीटा 1 प्लस आइटा साइन थीटा 1, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ z2, वो है r2 कोस थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 2। तो z1 का जो मॉडुलस है वो r1 है और थीटा 1 इसका आर्गूमेंट है। इस तरह से z2 का मॉडुलस r2 है और आर्ग्यूमेंट कितना है? थीटा 2। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं z1 इंटू z2 को, तो ये बन जाएगा r1 r2। तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सारा जो सोल्व करके बनेगा वो बनेगा कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये चीज़ बन रही है। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ, अगर मैं z1 और z2 की बात करूं
तो आर्ग्यूमेंट ऑफ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यानी कि Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करने पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना उसका आर्ग्यूमेंट क्या बन गया, θ1 प्लस θ2, यानी कि θ1 प्लस θ2, यानी कि θ1 मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और θ2 मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 को हम कैसे ले सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। सिमिलरली अगर हम इसको डिवाइड कर दें, अगर मैं Z1 को Z2 से डिवाइड कर देता हूं तो ये बनेगा R1 बाई R2, यहाँ पर आ जाएगा कोस, डिवाइड करने के बाद जब डिवाइड करोगे, जब रैशनलाइज वगैरह करोगे तो कोस θ1 माइनस कोस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 क्या बना, देखो इसका आर्ग्यूमेंट क्या बन गया आपके पास, θ1 बाई θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस θ2, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ये बनेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 डिवाइड बाय Z2। तो ये दो बातें जो हैं हमें याद रखनी है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2, और आर्ग्यूमेंट ऑफ डिवाइड करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को तो उनके आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, उनके आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है। फ़ायदा यह है कि सिंप्लीफाई करने में बड़ी आसानी होगी। उससे पहले हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, यूलर्स फॉर्म। यूलर्स फॉर्म, यूलर्स फॉर्म में क्या होगा कि जैसे हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z R कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो हम इसको यूलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, R e की पावर आयोटा थीटा, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं यूलर्स फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा लिखने में फ़ायदा ये रहेगा कि पावर जो है, पावर निकालने में आसानी रहेगी कि कितनी बड़ी पावर हो तो हम इसको इस फॉर्म में लेके आके उसकी जल्दी से पावर निकाल सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि भाई पोलर लिखने का, पोलर फॉर्म को लिखने का फ़ायदा क्या है। जैसे कि देखो एक क्वेश्चन हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कोस 5 पाई बाई 9 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 9, और नीचे है कोस 2 पाई बाई 9 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 9। तो अगर मैं इसको यूलर्स फॉर्म में लिख लूँ तो क्या बन जाएगा, e की पावर r, तो यहाँ पे देखो r यहाँ पे है ही नहीं, 1 होगा r, तो आयोटा थीटा देखो यहाँ पे कितना है, 5 पाई बाय 9 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 पाई बाय 9, और नीचे e की पावर आयोटा में 2 पाई बाय 9। तो जब मैं डिवाइड करूँगा ऊपर लेके जाऊँगा तो आयोटा हो जाएगी पावर 3 पाई बाय 9, यानी कि पाई बाय 3, पाई बाय 3। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, कोस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3, आयोटा साइन पाई बाय 3। अब कोस पाई बाय 3 कितना होता है, 1/2, और ये होता है √3/2। तो इस तरह से देखो हमने किस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर लिया। इसी तरह से अब लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को भी हम निकालेंगे पोलर फॉर्म से। तो देखो कैसे निकालेंगे इसको। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है Z³ इज इक्वल टू 1 का सोल्यूशन ढूंढना है हमको। तो सबसे पहले Z³ यहाँ पे 1 की जगह लिख लो, कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0, ठीक है। कोस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो 1 की जगह पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं। तो यहाँ से Z को मान लेते हैं सपोज R कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो Z की पावर 3 कितना हो जाएगा, R की पावर 3 कोस, देखो ये हो जाएगा 3 थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है ना, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको Z को 3 बार तो ये चीज़ बन जाएगी कोस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। तो ये जो वैल्यू है आप इसमें पुट कर दो, तो यहाँ पर बन जाएगा R³ कोस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0।
ठीक है, अब यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो आर क्यूब तो वहाँ यहाँ पे 1 हो रहा है, यानी कि आर की वैल्यू तो 1 आ गई। फिर कोस 3 थीटा जो है वो यहाँ से बन जाएगा कोस 0, और दूसरा साइन 3 थीटा जो है वो बन जाएगा साइन 0। तो इसको सोल्व करते हैं। तो कोस थीटा इज इक्वल टू कोस फाई का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, 3 थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 0। तो यानी कि थीटा यहाँ से हमको मिल गया 2n पाई अपाई 3, यानी कि n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो ये बस वैल्यूज हमें मिल रही है। अब देखो थीटा की जगह हम सबसे पहले 0 पुट करते हैं। तो थीटा की जगह 0 पुट करोगे तो हमारे पास जो है z कितना बन जाएगा। तो यहाँ से हमने इसमें पुट कर देते हैं थीटा की जगह पे 0। तो आर क्यूब तो 1 ही है, तो ये बनेगा कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0। तो z कितना बन गया 1, पहला रूट मिल गया। अब पुट करते हैं थीटा की जगह पे, n की जगह 1 डाल दो। अब 1 डालोगे तो कितना बन जाएगा एंगल 2π/3। तो अब थीटा की जगह 2π/3 पुट कर दो यहाँ पे आर की जगह पे, हाँ जी इसमें। तो ये बन जाएगा z इज इक्वल टू z 1 कोस 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3, और कोस 2π/3 यानी कि कोस 120। कोस 120 कितना होगा 1, माइनस का 1/2, और आयोटा ये हो जाएगा रूट 3/2। इसी तरह से z की जगह थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, अब n की जगह कुछ और वैल्यू डाल दो, 2 डाल दो, तो ये बन जाएगा 4π/3। तो 4π/3 करोगे तो z बन जाएगा तुम्हारा 1 कोस 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3। 4π/3 मतलब 180 प्लस 60 यानी कि 240 डिग्री। 240 डिग्री पे वैल्यू आएगी माइनस का 1/2, और ये आ जाएगी माइनस का रूट 3/2 आयोटा। तो ये देखो ये जो वैल्यू आ रही थी ये हमें ओमेगा मिला था, और ये मिला था ओमेगा स्क्वायर। तो 3 रूट्स मिल गए, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे 4 पुट करोगे तो 4 5 6 पे फिर से ये वैल्यूज रिपीट हो जाएंगी, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। देखो 4 जब पुट करोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अभी तक हमने क्या पुट किया इसमें, इसके लिए 0 पुट किया, इसके लिए 1, इसके लिए 2। जब 3 पुट करते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 फिर से 2 पाई आ जाएगा। अब जब कोस 2 पाई पुट करोगे यहाँ पे थीटा की जगह पे, तो कोस 2 पाई 1 होता है, साइन 2 पाई 0, फिर से 1 मिल रहा है। उसके बाद 3 की बजाय पे अब 4 पुट करोगे तो 8π/3 बन गया। तो फिर से वैल्यू जब इवेल्युएट करोगे तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये साइकिल बार बार रिपीट होती जाएगी, 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर। चाहे तुम -1 में नंबर पुट कर लो, चाहे माइनस में नंबर पुट कर लो, चाहे प्लस में, यही साइकिल बार बार चलती जाएगी। तो इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास 3 ही है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब देखो अगर हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो पोलर फॉर्म में देखो ये हमारे पास इसकी पोलर फॉर्म क्या बन रही थी, इस पे ये जो एंगल था ओमेगा, ये किस पे मिल रहा था हमें, 2π/3 पे, कोस 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। और जो नेक्स्ट एंगल है ये मिल रहा था हमें कोस 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3। हाँ जी, अगर मैं इन तीनों नंबर्स को ड्रा करूं ज्योमेट्रिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो पहला नंबर क्या है 1। तो 1 मतलब 1,0 तो यहीं पे बनेगा एंगल, एंगल 0 डिग्री। फिर नेक्स्ट एंगल 120 पे बनेगा, तो 120 यहाँ पर कहीं हो जाएगा, और डिस्टेंस हमको 1 ही रखना है, ये भी 1 ये भी 1, ये हो गया 120 डिग्री। यानी कि ओमेगा जो नंबर है वो यहाँ पर कहीं होगा। फिर इसमें 120 और ऐड कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा कहीं, तो ये बन गया ओमेगा स्क्वायर। तो ये 1 ये ओमेगा स्क्वायर, तो तीनों को मिला दो यहाँ पे, तो ये जो है ये ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, ये ट्रायंगल कैसी होगी, ये ट्रायंगल बन रही है।
तो ये भी एंगल 120, ये भी एंगल 120 और ये भी एंगल 120 डिग्री। तो और ये जो तीनों जो पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट जो हैं एक सर्कल पे लाई करेंगे, क्योंकि तीनों का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से कितना है 1। तो अगर मैं सर्कल से मिलाऊं इसको तो सर्कल जो है कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये कुछ ऐसा सर्कल बन जाएगा। तो इस तरीके से हम तीनों नंबर्स को, तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है कि हमें ये दे रखा है 1/cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 और ये हमें दे रखा है 1 की पावर k बोलते हैं। यहाँ से हमें k स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो k स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। सबसे पहले तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से पहले हम इसको यूलर्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यूलर्स फॉर्म में आ जाएगा ए की पावर आयोटा π/3 और इज इक्वल टू e की पावर में k। तो इसको जब ऊपर लेके आओगे तो e की पावर माइनस आयोटा π/3 हो जाएगा और ये हो गया e की पावर में k। तो कंपेयर करने के बाद यहाँ पे जो k आ रहा है वो आ रहा है माइनस आयोटा π/3। तो स्क्वेयरिंग कर देंगे तो k स्क्वायर कितना हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है π²/9 और विद नेगेटिव साइन। तो ये आंसर आ गया इसका। देखो पावर, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है कि पावर जो है बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है इवेलुएट कोस π/8 प्लस आयोटा साइन π/8 की पावर 4। तो अगर मैं इसको यूलर्स फॉर्म में लिखूं तो ये बनेगा आयोटा e की पावर π/8 की पावर 4। तो ये बन जाएगा e की पावर में आयोटा π/2। तो पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो कोस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। कोस साइन π/2 कितना होता है 1 और ये 0। तो आंसर आ गया आयोटा। तो इस तरीके से हम पोलर फॉर्म का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे सीखेंगे कि ट्रायंगल इनइक्वालिटीज क्या होती हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटीज, देखो ट्रायंगल इनइक्वालिटीज का मतलब है यहाँ पे कि हमें पता है एक चीज, बेसिक सी चीज पता है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो यहाँ पर अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ मैं इसके लिए, एक Z1 और यहाँ पे एक लेता हूँ मैं Z2। इन दोनों को मिला देते हैं इससे। तो ये दोनों जो हैं एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। इसका नाम Z1 वेक्टर और इसका नाम Z2। तो हमने पढ़ा था फिजिक्स में कि Z1 प्लस Z2 होगा, जो इसका रिजल्टेंट होगा दोनों वेक्टर्स का, वो कहाँ जाएगा, दोनों के बीच में जाएगा, यहाँ पर कहीं। अगर मैं यहाँ से इसको आगे ज्वाइन करके पैरेललोग्राम भी कंप्लीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो वेक्टर होगा ये होगा Z2 और ये वेक्टर कौन सा होगा Z1। तो अगर हम ट्रायंगल A इसको B इसको C मानूं, तो ट्रायंगल ABC में ये जो वेक्टर है डायगोनल वो कौन सा होगा, Z1 प्लस Z2। तो हमें पता है कि जो इसकी थर्ड ये साइड है ये वाली, यानी कि कहने का मतलब है कि Z1 प्लस Z2 इन दोनों का जो सम होगा, Z1 मतलब इस साइड की लेंथ, Z2 मतलब Z2 का मॉडुलस मतलब इस साइड की लेंथ, यानी कि AB की लेंथ। इन दोनों लेंथ्स का जो सम होगा वो तीसरी लेंथ से क्या होगा, बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल, यानी कि मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस Z2। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखो, अगर ये ट्रायंगल बन रही है फिर तो यहाँ पे इनइक्वालिटी स्ट्रिक्टली लेस देन आएगा, यानी कि ये जो चीज़ है Z1 प्लस Z2 हमेशा छोटा ही होगा, कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। क्योंकि जब भी ट्रायंगल बनेगी ये इक्वालिटी यहाँ पे कब आएगी, क्वेश्चन ये उठता है। Z1 प्लस Z2 और
ये दोनों चीज़ें इक्वल कब आएंगी? इक्वल तब आएंगी जब ट्रायंगल ही ना बने, ट्रायंगल कोलैप्स कर जाए, मतलब जो ए है वो यहाँ पे आने की बजाय वो यहाँ पर आ जाए इस पॉइंट पे। तो ऑब्वियस है अगर Z1 भी इसी डायरेक्शन में, Z2 भी इसी डायरेक्शन में, तो Z1 प्लस Z2 का कहाँ जाएगा? वो भी इसी डायरेक्शन में आगे जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वालिटी तभी होल्ड करेगी क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, Z1 की भी और Z2 की भी। तो इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? जब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 हो जाए। तो सिमिलरली एक रिजल्ट जो बेसिक सा रिजल्ट है वो भी हमने पढ़ा हुआ है। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये जो साइड है ये डायगोनल, ये क्या बन जाएगा? Z1 माइनस Z2। तो यहाँ से एक इनक्वालिटी हमें और मिलेगी कि Z1 माइनस Z2 यानी कि इस लेंथ की जो साइड होगी, ये जो साइड है हमारे पास, ये डायगोनल जो है इसकी जो लेंथ होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी इन दोनों लेंथ्स के डिफरेंस से, यानी कि Z1 की लेंथ माइनस Z2 की लेंथ। अब यहाँ पे मैं मोड लगाऊंगा क्योंकि हमें नहीं पता कि किसकी लेंथ बड़ी है, या तो Z1 माइनस Z2 की लेंथ या फिर Z2 की लेंथ माइनस Z2 की लेंथ, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो ये भी एक बेसिक सी प्रॉपर्टी है ट्रायंगल के बारे में। तो ये दोनों जो हैं ये प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, इनको बोलते हैं हम ट्रायंगल इनइक्वालिटीज, इनको बोला जाता है ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। और दोनों में इक्वालिटी तब होल्ड करेगी, इसमें भी और इसमें भी, इस इक्वालिटी में भी, कि जब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास थ्योरी है इसकी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है S इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा अपॉन अल्फा माइनस आयोटा, अल्फा बिलोंग्स टू R। ये हमारे पास सेट है एक, हमें इस सेट को बताना है कि ये सेट है किस पे लाई करेगा, सर्कल, स्ट्रेट लाइन पे या फिर सर्कल पे। तो सबसे पहले जो, क्योंकि S एक सेट है तो मतलब इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो मैं इनको मान लेता हूँ सबको x प्लस आयोटा वाई, और दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा अपॉन अल्फा माइनस आयोटा के इक्वल गिवन है, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू R। तो यहाँ से मुझे कंडीशन अगर बतानी है कि सर्कल पे लाई करता है या स्ट्रेट लाइन पे, तो मुझे x और y में रिलेशन चाहिए। x और y में रिलेशन के लिए क्या करते हैं, यहाँ मॉडुलस ले लेते हैं दोनों साइड, x प्लस आयोटा वाई का मॉडुलस, इधर से अल्फा प्लस आयोटा अपॉन अल्फा माइनस। मॉडुलस लेने से क्या होगा कि इस ऊपर वाले का मॉडुलस और नीचे वाले का मॉडुलस देखो यहाँ से सेम आ रहा है, तो कट जाएगा, तो हमारे पास सीधा x y में कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ पे इसका जो मॉडुलस है वो बन रहा है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और इसका मॉडुलस बन रहा है अल्फा स्क्वेयर प्लस 1, और नीचे वाले का भी अल्फा स्क्वेयर प्लस 1। तो ये दोनों कट गए, तो हमारे पास क्या मिला, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1। तो दिस रिप्रेजेंट्स सर्कल हुज रेडियस इज 1। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट है, थीटा में दे रखा है -π/2 से पाई के बीच में, यानी कि कौन कौन से क्वाड्रेंट्स कवर करता है वो देखते हैं। यहाँ पे होता है -π/2, ये 0, ये π/2 और ये पाई। तो -π/2 से 0 तक यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, या 0 से π/2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, और π/2 से पाई तक थर्ड क्वाड्रेंट। तो 3 क्वाड्रेंट्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं, और इसके लिए हमें बोल रखा है कि ये जो नंबर है प्योरली इमेजिनरी, मतलब प्योरली इमेजिनरी का मतलब इसका जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा, 0। तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो रैशनलाइज करना होगा इसको। 3 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा। रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर का, 1 + 2 आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई, और 1 + 2 आयोटा साइन थीटा से डिवाइड। तो ऊपर आ जाएगा 3 + 6 आयोटा साइन थीटा प्लस इधर से 4 आयोटा साइन थीटा, और माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में इसके आ जाएगा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी, आ गया। अब ये जो नंबर आया है इसका ये प्योरली इमेजिनरी है, तो मतलब इसका जो रियल पार्ट होगा वो 0 होगा। अब रियल पार्ट कौन सा है कि ये और एक ये, तो यहाँ से 3 - 4
साइन स्क्वायर थीटा को 0 के इक्वल पुट कर दो, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 3/4। तो यानी कि जो साइन थीटा है वो आ रहा है प्लस माइनस √3/2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमने इन क्वाड्रेंट्स के हिसाब से निकाल ली है। तो सबसे पहले तो फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि -π/2 से 0 में, तो इसमें इस क्वाड्रेंट में एक वैल्यू मिल रही है -π/3, क्योंकि π/3 पे साइन π/3 √3/2 होता है, और -π/2 से 0 में एंगल मिल जाएगा हमें -π/3। फिर आ जाओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि 0 से π/2 में कौन सा एंगल होगा, क्योंकि साइन थीटा यहाँ पे माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस ही रखेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, √3/2 कौन सा एंगल पे होगा, π/3 पे। इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2 होगा, और उस केस में एंगल बनेगा π-π/3 यानी कि 2π/3। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद ये तो कट जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 2π/3। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं। Z and omega are two complex numbers such that mode of ZW is equal to 1। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है, देखो ऑप्शन में हमारे पास Z ओमेगा मतलब ZW के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि अगर हम किसी तरह से Z और W पता लग जाए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दे सकते हैं। तो इसको X और Y में मानने की बजाय हम इसको पोलर फॉर्म में मान लेते हैं। पोलर फॉर्म में मैं सबसे पहले ओमेगा को मान लेता हूँ। पोलर फॉर्म में ओमेगा का मॉडुलस और आर्गुमेंट इसका थीटा मान लिया, तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब जेड मानते हैं, जेड मॉडुलस। अब देखो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू π/2। तो अगर हमने इसका आर्गुमेंट थीटा माना था ओमेगा का, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, π/2 प्लस थीटा। तो यहाँ पे आप थीटा की जगह पे रखो दोगे π/2 प्लस थीटा, तो कोस π/2 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा प्लस साइन π/2 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, कोस थीटा। ये आ गया। तो अब हमारे पास देखो दोनों पता लग गया, जेड भी आ गया ओमेगा भी आ गया। अब हम ऑप्शन से ट्राई करते हैं इसको। सबसे पहला ऑप्शन है जेड कॉन्जुगेट इनटू ओमेगा। तो यहाँ से जेड कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई ओमेगा से कर देते हैं, तो ये आ जाएगा। अब देखो जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से तो ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो जेड ओमेगा का मॉडुलस बनेगा। अब यहाँ पे इसका मॉडुलस लेना है जेड का, तो माइनस का साइन थीटा माइनस का आयोटा कोस थीटा, ये बन रहा है। फिर ओमेगा यानी कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब हमें करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो जेड ओमेगा का जो मॉडुलस है वो तो 1 दे रखा है, तो 1 ही हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो उसकी माइनस साइन थीटा कोस थीटा और माइनस का आयोटा साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का आयोटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का आयोटा स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। तो ये दोनों कट जाएंगे हमारे पास, और हमारे पास क्या बचेगा, ये माइनस आयोटा कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और वो क्या होता है 1। तो हमें क्या मिला, जेड कॉन्जुगेट इनटू ओमेगा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो ऑप्शन से अगर देखें तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट दिख रहा है हमको, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमें दे रखा है a ग्रेटर देन 0, जेड हमें दे रखा है 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a माइनस आयोटा। इसका मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है √2/5, और हमें जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू चाहिए। तो जेड कॉन्जुगेट तब आएगा जब हमारे पास जेड आएगा, और जेड की वैल्यू तब आएगी जब a की वैल्यू पता लगेगी। तो कॉन्जुगेट की कंडीशन यूज, मैग्नीट्यूड दे रखा है तो मैग्नीट्यूड की कंडीशन यहाँ पे यूज करते हैं। तो जेड का मैग्नीट्यूड और इस पूरे का मैग्नीट्यूड दोनों सेम होंगे, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर नीचे a माइनस आयोटा का। अब जेड का मॉडुलस कितना दे रखा है, √2/5, तो √2/5 यहाँ पर आ जाएगा। इसका मॉडुलस 1 प्लस आयोटा का √2 होता है, और उसका स्क्वायर भी है, तो 2 आ गया।
और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5, इधर आ जाएगा 4 और ये ए स्क्वायर प्लस 1, ये कट जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस 1 जो है हमारे पास 10 बन रहा है। तो ए की वैल्यू यहाँ से सोल्व करके बन रही है +-3। तो ए की वैल्यू +-3 मतलब हमारे पास जेड की वैल्यू या तो 3 हो सकती है, ए की जगह या तो 3 हो सकता है, या ए की जगह -3 हो सकता है। तो सपोज ए की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, 1 + आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 - आयोटा। अब निकालते हैं इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट बन रहा है इसका 1 प्लस, कॉन्जुगेट का मतलब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 1 - आयोटा का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 3 + आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइज कर देते हैं, 3 - आयोटा से मल्टीप्लाई, 3 - आयोटा से डिवाइड। तो जेड कॉन्जुगेट बन रहा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 + आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा, और यहाँ पे है 3 - आयोटा। नीचे 9 और 1 10 बन जाएगा, तो यहाँ पे 10 आ गया। तो अब देखते हैं कि हमारे पास ये क्या मिला। तो जेड कॉन्जुगेट हमें मिला, ये तो -1, ये -+1 कट जाएगा, तो माइनस का 2 आयोटा, 3 - आयोटा डिवाइड बाय 10 कट जाएगा, 5 आ जाएगा। तो जेड कॉन्जुगेट जो है सिंप्लीफाई करके क्या बन जाएगा, ये बना माइनस का आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस का 1/5 हो जाएगा, और ये बनेगा माइनस का 3/5 आयोटा। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन हमें दे रखी है मोड ऑफ जेड माइनस आयोटा इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड -1। हमें बताना है कि यहाँ से ये इक्वेशन कौन सी बनेगी। तो जेड की जगह x + आयोटा वाई पुट कर देते हैं, तो x + आयोटा वाई माइनस इसका मोड x + आयोटा वाई -1 का मॉडुलस। तो अब हमने करना क्या है कि इसका लेना है मॉडुलस, तो ये बनेगा x² + y -1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट मैं ले नहीं रहा क्योंकि स्क्वायर रूट तो कट ही जाएगा दोनों तरफ स्क्वायर करने से। यहाँ पे बनेगा x -1 का होल स्क्वायर प्लस y²। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x² + y² + 1 - 2y इज इक्वल टू x² + 1 - 2x + y²। तो देखो यहाँ से क्या कट रहा है, एक तो x² से x² कट रहा है, y² से y² भी कट रहा है, तो क्या मिला हमको, और 1 से 1 भी कट रहा है। तो ये 2x उधर जाएगा, तो 2x प्लस माइनस का 2y इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। तो यहाँ से सोल्व करके क्या मिला हमें, y इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन कैसी है, जिसका स्लोप कितना होगा 1, क्योंकि जब उसको y इक्वल टू mx प्लस से कंपेयर करेंगे तो m कितना आ रहा है यहाँ पे 1, तो स्लोप कितना आया 1। तो स्ट्रेट लाइन विद स्लोप 1, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, z बिलोंग्स टू c, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमें 10 दे रखा है, और ये कंडीशन सेटिस्फाइड है फॉर सम नेचुरल नंबर n। तो फिर से इसमें z को क्या मान लेते हैं, x + आयोटा y मान लेते हैं, और ये पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2x + 2 आयोटा y माइनस का n। अब देखो यहाँ पे इसमें इमेजिनरी पार्ट्स का 10 दे रखा है, तो y की जगह पे हम 10 पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम बाद में पुट कर देंगे, पहले पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज। 2x + 2 आयोटा y माइनस का प्लस का n इज इक्वल टू 2 आयोटा -1। तो यहाँ से y हाँ जी, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x माइनस का n प्लस 20 आयोटा, इस साइड क्या बनेगा 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे 2x + n प्लस 20 आयोटा से, और ये माइनस का
2x प्लस n माइनस प्लस का 20 आयोटा। तो यहाँ से बन रहा है 2x माइनस n प्लस 20 आयोटा, इस साइड बनेगा 4x आयोटा प्लस 2n आयोटा प्लस यहाँ पे आयोटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 40 बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और इधर से माइनस का 2x माइनस का n और माइनस का 20 आयोटा। तो अब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लेते हैं। तो 2x माइनस n, यहाँ पे रियल पार्ट ये बन रहा है, इधर रियल पार्ट को क्या बन रहा है इज इक्वल टू में एक तो -40 है रियल पार्ट, एक माइनस का 2x और एक माइनस का n। तो माइनस n से माइनस n कट गया और ये 4x हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू माइनस का 40, तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है माइनस का 10, यानी कि इसका जो रियल पार्ट है वो तो -10 आ गया। तो हमारे पास दो ऑप्शन में बन रहा है, या तो C में या फिर D में। तो इन दोनों में से देखना है कि n की वैल्यू क्या आएगी। n की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, इसका इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लेते हैं। तो 20 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे कितनी आ रहा है, देखो 4x प्लस 2n, 4x प्लस 2n, और यहाँ से माइनस का 20। तो यहाँ से हमने x की जगह में -10 पुट कर देना है। तो 20 इज इक्वल टू ये बन रहा है माइनस का 40, ये प्लस का 2n और ये माइनस का 20, तो माइनस का 60 हो जाएगा। तो माइनस का 60 उधर आके 80 हो गया, 80 इज इक्वल टू 2n, तो यहाँ से n कितना बन गया 40। तो हमारे पास यहाँ से n जो आ रहा है 40 आ रहा है, तो आंसर सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इस नंबर का रियल पार्ट दे रखा है 1 के इक्वल। तो ये जो नंबर हमें दे रखा है ब्रैकेट में, ये दे रखा है z-1/2z प्लस आयोटा, इसका रियल पार्ट हमें 1 दे रखा है। तो फिर से सबसे पहले z को क्या मान लेंगे x प्लस आयोटा y, और जो भी रियल पार्ट बनेगा इसका उसको 1 के इक्वल पुट कर देंगे और वहां से हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। तो x, तो इसमें हम z की जगह x प्लस आयोटा y पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा रियल पार्ट ऑफ x प्लस आयोटा y -1 अपॉन 2x प्लस 2 आयोटा y प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा ताकि इसका रियल पार्ट निकल जाए। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास होगा क्या कि इसका रियल पार्ट जो है हम जल्दी से 1 को के इक्वेट कर सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2x प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 2y प्लस 1 आयोटा, यानी कि इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। 2x ये हो जाएगा माइनस का 2y प्लस 1 आयोटा, और नीचे आ जाएगा 2x माइनस 2y प्लस 1 आयोटा, मतलब इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड कर दिया। तो ऊपर देखो क्या बन रहेगा। हाँ जी, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक तो ये रियल पार्ट है इसका x-1, तो 2x इंटू x-1, एक तो ये चीज़ बन रही है। हमने खाली इसके रियल पार्ट इकट्ठे करने हैं क्योंकि इमेजिनरी पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं है इसको। तो x- एक तो रियल पार्ट ये बन रहा है, और कैसे मिलेगा जब आयोटा y की मल्टीप्लाई इससे करेंगे इस चीज़ से, तो ये बनेगा माइनस का आयोटा स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस y इंटू 2y प्लस 1, ये सारा रियल पार्ट बन रहा है। और नीचे जो है, नीचे बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इसका रियल पार्ट है, और ये 1 के इक्वल रख दो। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी हमारे पास। इसको सोल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 2y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू में 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4y। तो सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, एक तो ये बन रहा है, और एक प्लस का 2y स्क्वायर बन रहा है। 1 से 1 हमारे पास नहीं, 1 नहीं कटेगा, और प्लस का 2x प्लस का 4y और प्लस 1, 4y नहीं आएगा यहाँ पे, 3y आ जाएगा क्योंकि एक y उधर भी है,
3y, ठीक है, और +1। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन हमें दिख रही है यहाँ पे। अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो x² प्लस y² प्लस ये बन जाएगा 2 से डिवाइड करोगे x प्लस यहाँ पे बन रहा है 3/2y प्लस 1/2, ठीक है। तो यहाँ से अब ये देखो कि जो इसका सेंटर है, इसका सेंटर जो बनेगा, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करते हैं, साथ में माइनस लगाते हैं तो माइनस का 1/2 और दूसरा बनेगा माइनस का 3/4। तो ये सेंटर देखो जरा, ये सेंटर बन रहा है कि नहीं। तो पहले ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा हमें, 3/2 है, -3/2। तो ये देखते हैं इसका रेडियस क्या बन रहा है। रेडियस जो बनेगा इसका -1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस ये बनेगा 9/16 और माइनस का 1। ये फार्मूला होता है g² प्लस f² माइनस c, वही लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो 16 एलसीएम लेंगे तो 4 और 9 13, 13 माइनस 16 13, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये आएगा 1/2। तो 16 जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर बन रहा है 4 प्लस 9 माइनस 8, तो 9 4 13, 13 में से 8 गए 5, तो √5/4। ये हमारे पास ये इसका रेडियस है। तो इसका जो डायमीटर है वो कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो √5/2। तो देखो √5/2 ये ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 3 प्लस आयटा साइन थीटा अपॉन 4 माइनस आयटा साइन थीटा। थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से 2π को, एक रियल नंबर है, दिस इज ए रियल नंबर। तो रियल नंबर लाने के लिए फिर से इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना होगा। तो 4 माइनस आयोटा कोस थीटा, तो 4 प्लस आयोटा कोस थीटा से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। तो ऊपर क्या बनेगा, देखो हमें मतलब सिर्फ रियल नंबर से है, ये एक रियल नंबर है, ये पूरा एक रियल नंबर है। तो रियल नंबर का मतलब इमेजिनरी पार्ट जो है उसका 0 रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ से इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा करते हैं, रियल पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। तो एक तो बनेगा देखो 3 आयोटा कोस थीटा, 3 आयोटा कोस थीटा। दूसरा बनेगा 4 आयोटा साइन थीटा। रियल पार्ट ही हमें इकट्ठे करने हैं। और नीचे देखो 16 a² माइनस b² लगा रहे हैं और प्लस cos² थीटा। अब इसका इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि ये रियल नंबर है तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0। तो ये ऊपर वाली चीज़ 0 हो जाएगी, यानी कि यहाँ से जो 4 साइन थीटा है वो बन रहा है माइनस का 3 कोस थीटा। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से जो tan थीटा है वो कितना आ गया, माइनस का 3/4। तो यहाँ से थीटा आ गया। अब हमें बताना है इसका आर्ग्यूमेंट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब क्योंकि tan थीटा जो है अब -3/4 है, तो यानी कि जो थीटा है वो हमारे पास कौन कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है। थर्ड में तो tan पॉजिटिव होता है, या तो सेकंड में होगा या फिर फोर्थ में होगा। लेकिन हमारे जो आंसर है देखो सारे के सारे tan इनवर्स की फॉर्म में है। तो tan इनवर्स की फॉर्म में मतलब tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो -π/2 से +π/2 तक होती है, यानी कि पहला क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब ये जो एंगल नेगेटिव आ रहा है, tan थीटा जो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये जरूर जो है ये वैल्यू जो थीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही होगी। तो यानी कि यहाँ से जो थीटा है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स -3/4, tan इनवर्स -3/4। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का tan इनवर्स 3/4। ये हमारे पास आ गया। अब हमें यहाँ से इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब ये जो है जो स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म है वो उसमें नहीं है अभी। तो स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं, इसमें से आयोटा हम कॉमन लेते हैं, तो अंदर बचेगा कोस थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा। तो अभी भी ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी भी नहीं आई है। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होती है। तो उसमें लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रख देते हैं कोस माइनस थीटा और यहाँ पे हम रख देते हैं साइन माइनस थीटा। तो यानी कि अब जो है इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर की जो आर्गुमेंट है माइनस थीटा हो जाएगी। और आयटा की आर्गुमेंट, आयटा कहाँ पर होता है, आयटा यहाँ पर होता है देखो नंबर। तो इसका आर्गुमेंट तो सीधा ही पता है हमको, कितना हो जाएगा π/2। तो ये इस पूरे की अगर आर्गुमेंट निकालना है हमको, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था आर्गुमेंट ऑफ Z1
इंटू Z2 को क्या लिखते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्गुमेंट ऑफ ये सारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर्गुमेंट ऑफ आयोटा कितना होता है π/2, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर की यानी कि इसकी आर्गुमेंट कितनी है माइनस थीटा। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है π/2 माइनस थीटा। तो यहां से हमको जो मिला ये मिला π/2 माइनस थीटा। तो थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा π/2 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। अब जरा ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में जो π/2 है वो हमें कहीं नहीं दिख रहा, देखो या तो माइनस है या खाली tan इनवर्स है या पाई माइनस है। तो एक ऑप्शन में देखो, यहाँ दो ऑप्शन में 4/3 भी यहाँ पे नजर आ रहा है हमको। तो इसको 4/3 में कन्वर्ट करके देखते हैं हम। 4/3 में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 4/3 में कन्वर्ट करने का तरीका हमने पढ़ा था फार्मूला tan इनवर्स x को हम क्या ले सकते हैं कोट इनवर्स 1/x, और जब x कैसा हो पॉजिटिव, तो x क्योंकि पॉजिटिव है तो कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। तो मैं इसको लिख लेता हूँ π/2 प्लस कोट इनवर्स 4/3, उल्टा हो जाएगा। बट हमारे जो आंसर है वो हमारी tan इनवर्स में आंसर है, तो tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x π/2 होता है यहाँ से। तो कोट इनवर्स 4/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/2 माइनस tan इनवर्स 4/3। तो इसको सोल्व करोगे तो ये बन रहा है पाई माइनस tan इनवर्स 4/3। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, पाई माइनस tan इनवर्स 4/3, तो हमारा ऑप्शन ये 3 ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, इसमें हमें अल्फा दे रखा है। तो सबसे पहली बात तो अल्फा को पहचानो। अल्फा हमारा देखो क्या है, ओमेगा है, ठीक है, हमें यहाँ से दिख रहा है ओमेगा। फिर हमें यहाँ से ए और बी सोल्व करना है। ए और बी हमें समीशन में की फॉर्म में दे रखे हैं, हमें बताना है कि ए और बी जो है इन चारों में से किसके रूट्स हैं। तो सबसे पहले तो ए को देखते हैं, हमारे पास ए क्या है, ए 1 प्लस अल्फा की जगह हमने रखना है ओमेगा। अब समीशन में देखो क्या है, समीशन में जब यहाँ पे अल्फा की के की जगह आपने 0 से लेके 100 तक पुट करना है। जब अल्फा की जगह 0 पुट करोगे तो 1 बनेगा, जब के की जगह 1 पुट करोगे तो अल्फा स्क्वायर बनेगा, 2 पुट करोगे तो अल्फा 4, ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहा है ये प्लस अल्फा की पावर 200, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा कितना होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 0 होता है। तो यहाँ से अब ये जीपी सीरीज बन रही है। जीपी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो ए है, और फार्मूला 1 माइनस आर एन, तो 1 माइनस आर कितना है अल्फा स्क्वायर, और टर्म्स कितनी है 101 है। तो अल्फा स्क्वायर की पावर 101 जो करोगे तो 202 बन जाएगा, 202, और नीचे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और अल्फा की जगह पे हमने क्या रखना था ओमेगा। तो ये बन रहा है 1 माइनस ओमेगा की पावर 202, और नीचे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ तो हमें दिख रही है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ माइनस ओमेगा स्क्वायर था, ठीक है। तो अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब ओमेगा की पावर 202, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 202 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, 202 से कम नंबर सोचो, 201 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 201 इंटू ओमेगा। ओमेगा की पावर 201 जो है वो तो 1 ही होगा, क्योंकि 201 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, खाली ओमेगा बचेगा, और नीचे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये बन रहा है हमारे पास। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा क्यूब, वो तो 1 ही होता है, और नीचे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों सेम आ गए, कट गए तो 1 आ गया। तो मतलब जो ए की वैल्यू है वो हमारे पास ए की वैल्यू तो 1 आ गई। अब बी को सोल्व करते हैं। तो बी हमारे पास क्या है, देखो बी में यहाँ पे समीशन से पहले कुछ नहीं है, तो इसको आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें एक फ़ायदा और है हमारे पास, जो अल्फ़ा की पावर है सारी 3 के मल्टीपल है। तो अल्फ़ा की जगह जब के की जगह 0 पुट करेंगे तो अल्फ़ा की पावर 0 बनेगा पहला नंबर, और वो 1 होता है। फिर के की जगह 1 पुट करेंगे तो अल्फ़ा की पावर 3 बनेगा, और अल्फ़ा हमारा क्या है ओमेगा, तो ओमेगा की पावर 3। फिर
ओमेगा की पावर 6, फिर ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, प्लस ओमेगा की पावर, लास्ट में 100 पुट करना है तो ये बन जाएगा 300। अब देखो ये सारी जो पावर्स हैं ये 3 के मल्टीपल है, तो इन सभी का आंसर तो 1 ही आएगा। तो 1 + 1 + 1 एंड सो ऑन अप टू 1। तो इन सबको ऐड करोगे तो हमारे पास b कितना आ जाएगा। ये कितनी बार ऐड हो रहे हैं देखो, यहाँ से इसको लिखो 3 को 3 × 1, 6 को लिखो 3 × 2, 3 × 2 और 300 को लिख सकते हैं 3 × 100। तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएगी 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 100। तो 100 टर्म्स है और एक टर्म एक्स्ट्रा है 1, तो यानी कि जो 1 है वो 101 टाइम्स जो है ऐड हो रहा है। तो b हमारे पास कितना बनेगा 101, b 101। तो और a हमारे पास कितना आया था 1। तो दोनों वैल्यूज आ गई। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक जो है इन दोनों रूट्स को सेटिस्फाई करेगी। तो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से पता लग जाएगा। सम ऑफ द रूट्स कितना बन रहा है इसमें 102, और इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी बन रही है 101। तो ये चीज़ देखो कि किस में लग रही है। तो 102 जो सम है वो कितने ऑप्शंस में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, और इस ऑप्शन में जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो 101 है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन के लिए हमें जेड रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, रियल पार्ट ऑफ जेड का मॉडुलस प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का मॉडुलस इज इक्वल टू 4। तो जेड को सबसे पहले मान लेते हैं x + i/y। x इसका क्या हो गया इसका रियल पार्ट, और y क्या हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट। तो हमें दे रखा है mod ऑफ x प्लस mod ऑफ y इज इक्वल टू 4, यानी कि z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमें बताना है कि mod ऑफ z जो क्या नहीं हो सकता, यानी कि mod ऑफ z की वैल्यूज इनमें से क्या क्या नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि z जो है वो कौन कौन से z यहाँ पे हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो इसको हम पहले ज्योमेट्रिकली बना लेते हैं। ये एक लाइन बनेगी, ये x एक्सिस और ये क्या है y एक्सिस। अब यहाँ पे देखो मॉडुलस आ गया, तो मॉडुलस के लिए हमें यहाँ पे 4 कंडीशंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो एक बार x 0 से बड़ा y > 0, तो उसके लिए x + y = 4 बन जाएगी लाइन, ठीक है। यानी कि उसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों 4 बन जाएंगे। तो y इंटरसेप्ट भी 4 और उसका x इंटरसेप्ट भी 4। तो जब इनको ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन बन रही है, दिस लाइन। दूसरा केस, जब x < 0 और y < 0 लेते हैं तो क्या बन जाएगी माइनस का x माइनस का y = 4, यानी कि x + y = -4। तो अब की बार x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों -4 मिलेंगे, तो ये लाइन बन जाएगी। तीसरा केस लेते हैं जब x > 0 और y < 0। तो उस केस में जो पहला मोड है यानी कि mod ऑफ x माइनस से ओपन होगा, तो -x + y = 4। तो x - y = -4 इसको लिख सकते हैं। तो अब की बार x इंटरसेप्ट नेगेटिव है और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो ये बन जाएगी लाइन। ऐसी चौथा केस x < 0 और y > 0, तो उस केस में लाइन बन जाएगी ये। तो हमारे पास जो z है वो इन बाउंड्रीज में है, या z यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं भी हो सकता है z। तो हमें बताना है कि mod ऑफ z जो है वो क्या नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, mod ऑफ z की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम और यहाँ पे मिनिमम। तो सबसे पहले मिनिमम वैल्यू देखो, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है mod ऑफ z की। mod ऑफ z का मतलब होता है z का डिस्टेंस ओरिजिन से। ये हमारे पास ओरिजिन है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इस बाउंड्री पे ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से सबसे छोटा हो। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, जो कि कौन सा होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस सबसे छोटा होगा, क्योंकि अगर मैं z यहाँ पर लेता हूँ ये डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे लेता हूँ और बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे लेता हूँ और बड़ा हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस जो है सबसे छोटा होगा, और ये डिस्टेंस कौन सा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। x की जगह y की जगह 0 पुट करके यहाँ पे -4 बनाया, नीचे स्क्वायर रूट के अंदर x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 2। तो ये बन रहा है हमारे पास 4/√2। तो ये डिस्टेंस सबसे छोटा होगा, तो 4/√2। अब मैक्सिमम डिस्टेंस देखते हैं।
अब जेड यहाँ पर हम कौन सा लेंगे जिससे मैक्सिमम डिस्टेंस बने, जेड का डिस्टेंस ओरिजिन से। यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ। यहाँ पे अगर लेता हूँ जेड तो ये देखो सबसे बड़ा डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस कितना है 4, तो मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 4। इसका मतलब मोड ऑफ जेड जो है 4/√2 से के इक्वल या उससे बड़ा और 4 या 4 से छोटा, इनके बीच में आ रहा है। अब ऑप्शन चेक करते हैं, जो ऑप्शन इस इंटरवल के बाहर है वो डिस्टेंस मोड ऑफ जेड नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जल्दी से आसानी से चेक कर सकते हैं। मोड ऑफ जेड स्क्वायर मैं कंसीडर कर लेता हूँ मोड ऑफ जेड की बजाय, तो इसका स्क्वायर करोगे 16 यानी कि 8 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16, तो यानी कि मोड ऑफ जेड स्क्वायर जो है वो 8 और 16 के बीच में होना चाहिए। 8 और 16 भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। तो पहला डिस्टेंस देखते हैं, 17/2 का स्क्वायर करोगे 17/2 यानी कि 8 पॉइंट समथिंग। तो क्या 8 पॉइंट समथिंग इस इंटरवल के बारे में इसके बीच में आ रहा है? यस आ रहा है। तो मतलब ये मोड ऑफ जेड जो है ये हो सकता है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू √10। √10 का स्क्वायर करोगे 10 आएगा। क्या 10 8 और 16 के बीच में आ रहा है? यस ये भी आ रहा है। तो इसका मतलब मोड ऑफ जेड ये भी हो सकता है। इसके बाद √8 का स्क्वायर करोगे 8, तो 8 भी इस इंटरवल के बीच में आ रहा है कि देखो यहाँ पे 8 पे क्योंकि इक्वालिटी लगी हुई है, तो √8 भी पॉसिबल है। √7 का स्क्वायर करोगे 7 आ गया। 7 जो है इस इंटरवल के बीच में नहीं आएगा, तो इसका मतलब मोड ऑफ जेड जो है वो √7 नहीं हो सकता। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से आपने देखा कि सिर्फ बेसिक्स पे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं ये पास्ट ईयर में आए हुए हैं IIT मेंस में। तो इसी तरीके से जो बाकी क्वेश्चंस भी तुम सोल्व कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ले सकते हो। थैंक्स।